प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे जो हमने एपिसोड नंबर 12 निकाला था उसके अंदर जैसे पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन, फल का निर्माण, बीज का निर्माण, वो टॉपिक पढ़े थे। आज जो हमारा जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता का अर्थ क्या हुआ और बहुभ्रूणता की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर हो गई। इस ओव्यूल में एग सेल और प्लस मेल गैमीट, एग सेल और मेल गैमीट दोनों फर्टिलाइज या निषेचन क्रिया करके जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट ही आगे किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो ओव्यूल या जो बीजांड है, सामान्यतः एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण पाया जाता है। एक बीज के अंदर सामान्यतः कितने भ्रूण हैं? एक ही भ्रूण पाया जाता है। पर कुछ पादप या प्रजातियों में एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण भी क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब किसी बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहलाती है। सामान्यतः एक बीजांड या एक बीज के अंदर कितने एम्ब्रियो बनेंगे? एक सिंगल एम्ब्रियो बनता है। पर कभी कभार कुछ पादपों के अंदर एक से अधिक भ्रूण क्या हो जाते हैं, एक बीज के अंदर विकसित हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं। अब पॉली एम्ब्रियोनी जो बहुभ्रूणता है उसके अंदर भ्रूण तो काफी बन गए, मान लिए कि दो या दो से अधिक भ्रूण बन गए। पर जैसे ही बीज को जर्मिनेट करेंगे, अंकुरण की प्रक्रिया से गुजरेगा, तो उस समय तक उसके अंदर एक ही भ्रूण सक्रिय रहता है, बाकी अन्य भ्रूण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आवर्तबीजी पादपों की बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बहुत ही कम बहुभ्रूणता पाई जाती है। कुछ पादप हो सकते हैं उनके अंदर क्या हो सकती है? बहुभ्रूणता पाई जा सकती है। जैसे तंबाकू है, संतरा है, नींबू है, इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पर जिम्नोस्पर्म प्लांट या अन्नावर्तबीजी पादपों की बात करें तो उनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत सारे जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ना, अन्नावर्तबीजी पादप, उनके बीजों के अंदर एक से अधिक क्या पाया जाता है? भ्रूणे पाए जाते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन जिम्नोस्पर्म में अधिक और एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी जो पादप है इनके अंदर बहुत ही कम पाई जाती है। फिर भी कि हम की जो पॉली एम्ब्रियोनी है कि इससे एम्ब्रियो सैक, ये जो भ्रूण कोश है अपना, क्या है? एम्ब्रियो सैक। इस भ्रूण कोश में एक से अधिक एम्ब्रियो किस किस प्रोसेस या प्रक्रिया से बन सकते हैं? तो पॉली एम्ब्रियोनी को हम आवर्तबीजी पादपों के अंदर या एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर कितने भागों में अध्ययन करते हैं? 3 भागों में। नंबर 1 है कि विदलन के द्वारा बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी बाय क्लीवेज, यानी विदलन के द्वारा बहुभ्रूणता हो सकती है। दूसरा, भ्रूण कोश में स्थित, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश में स्थित इस एग सेल के अलावा अतिरिक्त या अन्य किसी कोशिका के द्वारा भी क्या हो सकता है? भ्रूण का परिवर्तन हो सकता है। या फिर भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी अन्य द्विगुणित कोशिका से भी भ्रूण का परिवर्तन हो जाए, ऐसा अपस्थानिक भ्रूणता कहलाएगी। तो सबसे पहले जो सिंपल जो फॉर्मेशन है, प्रक्रिया जो है आवर्तबीजी पादपों के अंदर बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण बनने की, वो कौन सी है? विदलन। विदलन की बात करें कि जैसे ही यहां पे स्टाइल वगैरह बना लें, फर्टिलाइजेशन हो गया, एग सेल और मेल गैमीट फर्टिलाइज होके क्या बना दिया? जाइगोट। ये जाइगोट का निर्माण हो गया। अब इस जाइगोट से हमने भ्रूण का परिवर्तन पढ़ा था पीछे 8 या 9 नंबर एपिसोड में। उसमें जाइगोट के अंदर हमने एक ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ विभाजन करवाया, जिससे 2 सेल्स बनी थी। माइक्रोपाइल की तरफ बनी थी, उसको तो हमने बेसल सेल्स या सस्पेंसर सेल बोला था, और केंद्रीय भाग की तरफ या शीर्ष की तरफ बनी थी उसको एपिकल सेल्स या टर्मिनल सेल्स या शीर्षस्थ कोशिका। और आगे भ्रूण का परिवर्तन हुआ कई प्रकार के, हमने जैसे क्वाड्रेंट है, चतुष्टांश का है, अष्टांश का है। अष्टांश के अंदर हमने पेरिक्लिनल डिवीजन करके डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, परतों के बारे में पढ़ा, वो तो भ्रूण परिवर्तन था। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो विदलन बहुभ्रूणता के अंदर जाइगोट निषेचन हुआ, जाइगोट बन गई। अब इस जाइगोट के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। अनुप्रस्थ विभाजन होके
एक जाइगोट से जो सिंगल सेल्स है इससे कितनी सेल्स बन जाती है, 2 सेल्स बन जाती है। दोनों सेल्स स्वतंत्र रूप से, जैसे इससे एक से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई मान लिया। ये दोनों सेल स्वतंत्र रूप से किसके रूप में व्यवहार करेगी, जाइगोट के रूप में। अब दोनों सेल्स किसके रूप में व्यवहार करना शुरू कर देती है, जाइगोट। और प्रत्येक सेल जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना अलग क्या बना लेगी, एम्ब्रियो बना लेगी। तो दोबारा देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट के अंदर जैसे अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है, एक जाइगोट सेल्स कितने में बदल गई, 2 सेल्स में बदल गई। दोनों सेल्स स्वतंत्र रूप से जाइगोट के रूप में व्यवहार करे और वो जाइगोट सेल्स के रूप में व्यवहार करते करते और स्वतंत्र रूप से ही क्या करेगी, भ्रूण का परिवर्तन है करेगी। एक बात ये होगी। दूसरा कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में कई समसूत्री विभाजन होंगे जिससे ये प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट किस में बदल जाता है, प्रो एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण में बदल जाता है। जैसे 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय प्राक एम्ब्रियो बन गया। प्राक एम्ब्रियो बनते ही या प्रो एम्ब्रियो बनते ही उसके छोटे छोटे खंड या टुकड़े बन जाते हैं। फिर वो प्रत्येक खंड या टुकड़ा स्वतंत्र रूप से विभाजन करके और अपने अलग अलग एम्ब्रियो का क्या कर लेते हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से अधिक यानी कितने भ्रूण बन गए, 2 भ्रूण बन गए, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। प्रो एम्ब्रियो के जितने टुकड़े होंगे प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से एम्ब्रियो का क्या कर देगा, निर्माण कर देता है। ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी जो बहुभ्रूणता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आम बात है। तो सबसे ज्यादा पॉली एम्ब्रियोनी आवर्तबीजी पादपों के अंदर किस प्रक्रिया से पाई जाती है, विदलन के द्वारा बहुभ्रूणता। एक नंबर हो गया। दूसरा हमारा कौन सा होगा, भ्रूण कोश में स्थित अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का परिवर्तन। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त, तो दोबारा देख लेते हैं यहां पे। ये एग सेल होगी। एग सेल के अलावा ये हेल्पिंग सेल हो जाती। कौन सी कोशिकाएं होगी अपनी, हेल्पिंग सेल्स। भ्रूण कोश में स्थित अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का परिवर्तन। कई बार क्या होता है कि ये हेल्पिंग सेल्स फर्टिलाइज या निषेचन क्रिया करके या बिना निषेचन क्रिया के ही भ्रूण में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कई बार क्या होती है कि दोनों हेल्पिंग सेल्स के न्यूक्लियस संलयन कर जाएंगे। एक हेल्पिंग सेल यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों के न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे, संलयन कर जाते हैं। जैसे 2n एम्ब्रियो या द्विगुणित भ्रूण बनेगा। ऐसे भ्रूण की हेल्पिंग सेल अगर निषेचन क्रिया से गुजर जाए या निषेचन क्रिया संपन्न कर ले, चाहे वो अतिरिक्त मेल गैमीट के द्वारा हो, चाहे हेल्पिंग सेल का न्यूक्लियस ले ले, चाहे एंटीपोडल सेल्स का न्यूक्लियस ले सकती है, कहीं से भी ये सेल्स क्या हो सकती है, हैप्लॉइड के साथ संलयन करके और डिप्लॉइड 2n सेल्स बना लेती है। तो कहने का अर्थ है हेल्पिंग सेल्स क्या हो जाएगी, निषेचित हो जाएगी। तो ऐसे एम्ब्रियो क्या कहलाते हैं, डिप्लॉइड कहलाते हैं। कभी कभार हेल्पिंग सेल बगैर निषेचन क्रिया के ही सीधे एम्ब्रियो या भ्रूण में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे एम्ब्रियो क्या कहलाएंगे, हैप्लॉइड या अगुणित भ्रूण कहलाएंगे। तो भ्रूण कोश में स्थित अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं कौन सी होगी, जैसे हेल्पिंग सेल्स होगी। ये हेल्पिंग सेल्स निषेचित होकर भ्रूण का परिवर्तन करे या बगैर निषेचन के भ्रूण का परिवर्तन कर सकती है। निषेचित हो गई तो द्विगुणित भ्रूण, और निषेचन क्रिया से नहीं गुजरेगी तो क्या कहलाएगी, अगुणित भ्रूण कहलाएगा, हैप्लॉइड। इसके बाद में अपना तीसरा जो टाइप आएगा वो रहेगा भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की द्विगुणित कोशिका से। भ्रूण कोश, तो भ्रूण कोश की बात करें तो ये एग सेल है। एग सेल और मेल गैमीट संलयन करके ये तो क्या बना देगी, जाइगोट बना दिया। एक तो ये भ्रूण बना देगा, आगे एम्ब्रियो बना देगा। दूसरा ये एम्ब्रियो सैक जो हो गया, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर जो अन्य उत्तक है, बाहर अन्य उत्तक क्या है हमारे, इंटेग्यूमेंट है, अध्यावरण है। अध्यावरण हो गया आउटर और इनर।
और दूसरा द्विगुणित उत्तक कौन सा हो गया, न्यूसिलस या बीजांडकाय, न्यूसिलस या बीजांडकाय। तो न्यूसिलस या बीजांडकाय और इंटेगुमेंट ये दोनों डिप्लॉइड टिश्यू द्विगुणित है। अब कहेंगे कि अंड कोशिका तो और मेल गैमेट तो जाइगोट बनाया और वो तो भ्रूण का परिवर्धन करेगा। इसके साथ साथ बीजांडकाय की कोई कोशिका या इंटेगुमेंट की कोई सेल से जो अतिरिक्त पोषण प्राप्त करके सक्रिय हो जाती है और अतिरिक्त भ्रूण का इस एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश में क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो ऐसे भ्रूण को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी, जो एज एपोमिक्सिस या असंजनन जैसा ही प्रकार है। असंजनन आएगा उसमें भी हम बगैर निषेचन क्रिया के द्वारा भ्रूण का क्या करवाएंगे, परिवर्धन करवाएंगे। तो इसमें कौन सा तीसरा टॉपिक कौन सा है, भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की द्विगुणित कोशिका। तो भ्रूण कोश के बाहर बीजांड की द्विगुणित कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट। इनकी कोई भी एक सेल से, चाहे इंटेगुमेंट की हो चाहे वो न्यूसिलस या बीजांडकाय की हो, एक्टिव या सक्रिय हो के एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूण का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। तो उसके अंदर भी एक से अधिक भ्रूण का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या कहलाती है, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहलाती है। तो अपने ये 3 प्रकार की बहुभ्रूणता के प्रकार हो गए। इसके बाद में आता है कि बहुभ्रूणता का महत्व क्या है, एम्ब्रियोन पॉली एम्ब्रियोनी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो खास तौर से इसके अंदर जो 2 नंबर हम बना रहे थे, ये जो भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की द्विगुणित कोशिका से, तो बीजांड की द्विगुणित कोशिका कौन सी होगी, न्यूसिलस या बीजांडकाय। तो अब बीजांडकाय के द्वारा अगर एम्ब्रियो बन रहा है, बीजांडकाय के द्वारा क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो वो बीजांडकाय के द्वारा परिवर्धित एम्ब्रियो के अंदर जो कैरेक्टर या जो लक्षण होते हैं वो मादा जनक पादप के समान होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वांछित या इच्छित या डिजायर लक्षणों वाला कोई मादा जनक पादप है और वो किसी कारणवश मान लिया रोगग्रस्त हो गया है, तो उससे स्वस्थ भ्रूण प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपना सकते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बना सकते हैं। जैसे एप्पल है, अमरूद है, कोई भी फ्रूटिंग फलों वाले पादप हैं, मान लिया वो रोगग्रस्त हो गए और उसके अंदर जाइगोट के द्वारा भ्रूण का परिवर्धन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, न्यूसिलस यानी बीजांडकाय की कोई भी एक सेल एक्टिव करके और कृत्रिम विधि के द्वारा स्वस्थ और रोग रहित भ्रूण का परिवर्धन करवा लेंगे और उसके बाद में क्लोनिंग करवा के संख्या में क्या करवा लेंगे, वृद्धि करवा लेंगे। क्योंकि इस न्यूसिलस के द्वारा जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें पूरे के पूरे कैरेक्टर जो होंगे वो मादा जनक पादप के क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा एक पॉली एम्ब्रियोनी की इंपॉर्टेंस ये होगी कि जैसे ही जाइगोट होता है, जाइगोट से भ्रूण का परिवर्तन हो गया, भ्रूण में रेडिकल और प्ल्यूम्यूल, प्रांकुर और मूलांकुर बनते हैं। मूलांकुर के द्वारा रूट सिस्टम बनता है और पर्रों के द्वारा प्रांकुर के द्वारा पर्रो तंत्र बन गया, मूलांकुर के द्वारा जड़ तंत्र बन गया। तो अब हम कहते हैं कि न्यूसिलस या जो बीजांडकाय के द्वारा जो बहुभ्रूणता की प्रक्रिया के द्वारा जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण के द्वारा रूट सिस्टम बहुत ही या जड़ तंत्र विकसित प्रकार का बनता है। किसकी तुलना में, कायिक जनन की तुलना में। जैसे गन्ना है, गुलाब है, चमेली है, अगर उनकी कटिंग करके कायिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा उनको रोपित कर रहे हैं हम कलम विधि के द्वारा, तो उनके द्वारा रूट सिस्टम इतने क्या नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। पर ये न्यूसिलस के द्वारा परिवर्धित जो भ्रूण होगा उसके द्वारा रूट सिस्टम क्या होता है, सुचारू रूप से विकसित प्रकार का क्या होगा, विकसित होगा। यानी मूलांकुर से बनने वाले इक्वल, जैसे जाइगोट के द्वारा मूलांकुर के द्वारा रूट सिस्टम बनता है, वैसा का वैसा रूट सिस्टम न्यूसिलस के द्वारा परिवर्तित हुए एम्ब्रियो से होगा। और पूरे के पूरे वांछित और इच्छित जो लक्षण होंगे जनक पादप के, उसको हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक हो गया पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो एपोमिक्सिस आएगा। कौन सा आएगा, असंग जनन। थैंक यू।